ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती क्या है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक टाइप का खास तरीके का डाटा स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? डाटा स्ट्रक्चर। इट्स अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर जो अपने नोड्स या पार्टिसिपेंट, जो भी इसके नोड्स हैं, अलग अलग नोड्स होते हैं, इनके बीच में ट्रांजैक्ट कर पाता है, आपस में ये ट्रांजैक्ट कर पाता है। इसका जो ओनरशिप रिकॉर्ड होता है, इसके जो राइट होते हैं, वो क्रिप्टोग्राफिकली, मतलब उनको हम पढ़ नहीं सकते हैं, पर वो सीक्रेट तरीके से क्रिप्टिकली, क्रिप्टिक का मतलब होता है क्रिप्टिक, कि हम उसको समझ ना पा रहे हैं, है ना, हमने उसे कंप्यूटर की क्रिप्टिक लैंग्वेज में स्टोर किया हुआ है। और ये जो ब्लॉक्स बनते हैं ऐसे, ये आपस में, ये रिकॉर्ड्स का एक ब्लॉक बनाता है जो आपस में एक दूसरे से जुड़ा रहता है। दोबारा से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। डाटा पैकेट्स होते हैं, ये एक डाटा पैकेट है, एक और डाटा पैकेट है, एक और डाटा पैकेट है। ये ब्लॉकचेन है, ये छोटे छोटे से ब्लॉक्स हैं इसके अंदर, और इनकी ऐसी चेन बनती जाती है, डाटा स्ट्रक्चर की एक चेन बनती है। और ये जो नोड्स हैं, ये एक दूसरे के साथ एक नोड बना हुआ है, पार्टिसिपेंट है। और जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा, इसमें एक और ब्लॉक ऐड होगा, एक और ब्लॉक ऐड होगा। अगर मैं उदाहरण दूं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को जिससे हम जानते हैं, वो होती है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी क्या होती है? क्रिप्टो करेंसी एक ब्लॉकचेन पर आधारित करेंसी है। ये ब्लॉकचेन पर आधारित करेंसी में क्या होता है, जैसे जैसे जिसने इस करेंसी को बनाया, उसके बाद आगे जिसके पास जाती जाएगी, ये उसमें एक ब्लॉक और ऐड कर देगी, ये ब्लॉक ऐड होते जाएंगे, ऐसे ब्लॉक्स इसमें ऐड होते जाएंगे, और यही ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट है। ये जो ब्लॉक्स हैं या नोड्स हैं या पार्टिसिपेंट्स हैं, ये कुछ इंफॉर्मेशन को, कि किसने किसको क्या दिया, क्या आया, यहाँ से यहाँ तक क्या आया, उसका एक रिकॉर्ड हर लेवल पे यहाँ पर ऐड होता जाता है, हर लेवल पे वो रिकॉर्ड ऐड हो जाता है, ठीक है, और ये लिंक्ड रहता है। और ये ब्लॉकचेन, ठीक है, ये ब्लॉकचेन तब तक ये मेंटेन रहेगा जब तक कि कोई इसको डिसरप्ट ना करे। डिसरप्ट करने की कोई कोशिश करेगा तो ये पूरा ब्लॉकचेन यहाँ से लेके वहां तक पूरा खत्म हो जाएगा, और सभी पार्टिसिपेंट को चला जाता है। वो मेरी बेसिक कंसेप्ट है, मुझे भी समझ में नहीं आया, पर ये जो होता है, ये एक प्रकार का डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है, एक हिसाब किताब है। लेजर क्या होता है? लेजर अकाउंट, बुक ऑफ अकाउंट। तो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है दैट कैन क्रोनोलॉजिकली रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस, सारी ट्रांजैक्शंस को, जितनी भी, जैसे मैंने बताया था ना, ए ने दिया बी को, बी ने दिया सी को, सी ने दिया डी को, तो ये सबको कब दिया, इसका एक रिकॉर्ड रख सकता है इन ट्रांजैक्शंस का, बिटवीन टू और मोर पार्टी एफिशिएंटली इन रियल टाइम बेसिस पर ये एक दूसरे का रिकॉर्ड मेंटेन कर सकता है। ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर होता है दैट कैन क्रोनोलॉजिकली रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन। तो इस टेक्नोलॉजी को हम ब्लॉकचेन बोलते हैं। ब्लॉकचेन के क्या क्या एडवांटेजेस है इसके? ऐसा क्यों हो रहा है? सर लैंग्वेज इनक्रिप्टेड होता है सर। क्या 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 दोबारा बताएं। इनक्रिप्टेड होता है लैंग्वेज, जो भी ब्लॉकचेन में जैसे हाँ, टेक्नोलॉजी अगर यूज कर रहे हैं, तो वो मैसेज किसी को जाता है तो इनक्रिप्टेड लैंग्वेज में जाता है। एनक्रिप्टेड, वो जो रिकॉर्ड है वो एनक्रिप्टेड है, बट ऑब्वियसली क्रिप्टेड है तो उसको एनक्रिप्ट का डिक्रिप्ट भी किया ही जा सकता है, ठीक है। पर अगर उसे आप डिक्रिप्ट करेंगे तो वो चेन, ब्लॉक की जो चेन है वो खत्म हो जाएगी, वो भंग हो जाएगी, ठीक है। इसके जो एडवांटेजेस हैं या जो इसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक हैं, वो है इसमें डिसेंट्रलाइजेशन है, परसिस्टेंसी है, अनोनिमिटी है, ऑडिटेबिलिटी है। क्या क्या हो गया? DAPA, ठीक है, ये इसके बेसिक कैरेक्टर्स हैं। क्या है? DAPA, डापा,
क्या कैरेक्टर्स हैं ब्लॉकचेन के? हमने पढ़ा डिसेंट्रलाइजेशन, कोई भी चीज आपस में जुड़ी हुई नहीं है, कोई आदमी इसको सेंट्रली कमांड नहीं कर रहा, ये एक चेन है, इसे कोई कमांड नहीं कर रहा, ये परसिस्टेंट है, कॉन्टिन्यूअसली आगे बढ़ सकता है, अनोनिमस है। अनोनिमस का मतलब जिसमें आपकी पहचान, आपसे पहले कौन था और आपके बाद कौन आया वो नहीं पता चलेगा। और ऑडिटेबिलिटी है, अगर कोई चाहे तो इसको ऑडिट कर सकता है, इस चेन को चेक कर सकता है कि ये चेन भंग हुई है या नहीं हुई है। तो ये ब्लॉकचेन के हमारे एडवांटेजेस हैं, ये हमारे ब्लॉकचेन के तरह अलग अलग तरीके के लाभ हैं जो हमें ब्लॉकचेन से मिल सकते हैं, ये उनके की कैरेक्टरिस्टिक हैं। और इसी के कारण, इसके कारण इसका बड़ा इस्तेमाल है। हटा के दे सकते हैं। तो इसका हम इस्तेमाल करते हैं बैंकिंग के क्षेत्र में, कैपिटल मार्केट में, बैंकिंग में जिसमें हम क्रिप्टो करेंसी बनाते हैं, कैपिटल मार्केट में जो शेयर मार्केट है वहां पर कर सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी के लिए कर सकते हैं, कंप्यूटर के बीच जो सिक्योरिटी अगर हमें किसी भी चीज के लिए चाहिए, हेल्थ केयर में इसका इस्तेमाल हो सकता है, एग्रीकल्चर में इस्तेमाल हो सकता है, टेली कम्युनिकेशन में और गवर्नेंस में, सरकार के चलाने में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ब्लॉकचेन इज नॉट ओनली करेंसी, इट इज आल्सो रिलेटेड टू बैंकिंग, it is also related to capital market, it is also related to cyber security, it is related to health care, agriculture। तो ये ध्यान रखना है, इसके कई अन्य प्रभावी क्षेत्र हो सकते हैं, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, टेलीकम्युनिकेशन, गवर्नेंस में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको सपोर्ट करने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए हमारी जो मेटी है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसने अपना एक प्रोजेक्ट ये चलाया है, डिस्ट्रीब्यूटेड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जिसमें CDAC, IRBT और ये कोई संस्थाएं जो इसकी एग्जीक्यूट करने वाली संस्थाएं होंगी। कुछ और पेन खुल गया है, कोई मेरी इसमें हेल्प कर सकता है? क्या करूं मैं इसको बंद करने के लिए? गायब भी नहीं हो रहा, चाप हो गया, ये यहाँ परमानेंट हो रहा है। ओके, हमारे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात है, इसके लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया है बेंगलुरु में। ये इस कारण से सरकार न्यूज में है और ऑलरेडी ये कई कारणों से रहता है। अब आप में से इसको ढूंढ के बताना है इसका ई गवर्नेंस में क्या इस्तेमाल हो सकता है। किसमें? ई गवर्नेंस में। यदि मुझे इसका इस्तेमाल करना है तो मैं क्या इस्तेमाल कर सकता हूँ ई गवर्नेंस में? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का। और इसी से जुड़ा ये प्लेटफॉर्म कुछ है, फ्यूचर स्किल प्लेटफॉर्म। ठीक है, हमारे 10 टेक्नोलॉजी, नई नई जो टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो इन सब टेक्नोलॉजी में इनका नाम याद कर लेते हैं। ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डाटा एनालिटिक्स एंड रोबोटिक्स, ये कुछ नई इमर्जिंग टेक्नोलॉजी हैं जो आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण है। रोबोटिक्स, ब्लॉकचेन, AI, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डाटा एनालिटिक्स, ये सब आज के आने वाले समय के लिए महत्वपूर्ण जो है वो है टेक्नोलॉजी है। अगले टेक्नोलॉजी जिसकी हम बात कर सकते हैं वो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, AI, शॉर्ट में हम इसको AI भी बोलते हैं, AI। सर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक केस आया था, शायद यूरोप का था, वो जो मेन फाउंडर थे उसके, उनको शायद वो पासवर्ड भूल गए थे,
अब वो पासवर्ड उन्होंने अपना किसी को नहीं बताया, जिससे सारी चैन जो लैप्स हो गई। ओके, अच्छा अभी हम AI पर आ जाते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कल हमने इस पर कुछ बेसिक चर्चा करने की कोशिश की थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये क्या होता है। तो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हम बात करते हैं कि ये मशीन्स, जो कंप्यूटर मशीन्स हैं, उनको कॉग्निटिव पर्पस के लिए, क्या करने के लिए, थिंकिंग, कॉग्निशन, इस ये होता है कॉग्निटिव। हमारे भीतर जो है ये क्षमता है कॉग्निटिव चीज़ों को करने की, कॉग्निटिव टास्क को करने की, ठीक है। कॉग्निटिव टास्क मतलब जो हमारे दिमाग के मतलब जो इंसानों के एडवांस्ड तरीके के काम हैं, उन्हें कैसे कर सकते हैं। उनमें क्या क्या है, थिंकिंग, हम सोच सकते हैं, कंप्यूटर नहीं सोच सकता। परसीव करना, ठीक है, हम परसीव कर सकते हैं, हम देख मतलब किसी को समझ सकते हैं कि वहाँ पर कोई परसेप्शन डेवलप कर सकते हैं। हम लर्न कर सकते हैं, हमारी एक खासियत है कि हम लर्न कर सकते हैं। आज हमने कोई चीज़ नहीं पता, तो आज अभी मैंने आपको बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है। अब आप इसको लर्न कर लेंगे। आपका दिमाग नेचुरली कुदरत ने ऐसा बनाया है, नेचुरल लर्नर बनाया है। 2 बार मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बताया, तीसरी बार आप मुझे वापस बता देंगे कि सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये होती है। तो लर्निंग, फिर है प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग एंड एग्जीक्यूटिंग ऑफ टास्क। ये सब कुछ ऐसे खास काम हैं जो हमारे जो इंसानी दिमाग की विशेषताएं हैं। हम ये चाहते हैं कि ये विशेषताएं हम कंप्यूटर को भी दे दें, कंप्यूटर खुद लर्न कर पाए। आज के समय में हमें उसे प्रोग्राम करना पड़ता है, सब कुछ उसे टीच करना पड़ता है, पर हम आने वाले समय में ऐसे कंप्यूटर बना लेंगे जो अपने आप ही चीज़ों को सीखने लग जाएंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग, कंप्यूटर प्रोग्राम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता, वो आप उसे बता दीजिए कि ये चीज़ करनी है, ऐसे ऐसे करनी है, अगर ये होगा तो ऐसा कर लेना, वो होगा तो ऐसा कर देना, कर सकता है, परंतु वो प्रॉब्लम अपने से नहीं कर सकता। फिर डिसीजन मेकिंग, कब क्या फैसला लेना है, वो इंडिपेंडेंटली ये काम नहीं कर सकता। तो हमारा जो ये, मुझे ना इस करना होगा, ये कैसे इसके नाम का कुछ वो है, कैसे काम करेगा मुझे पता नहीं है। मैं किसी और टूल से इस्तेमाल करता था, अब ये कुछ और नया अपने आप चल गया है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि कैसे काम करेगा। क्लास के बाद कोशिश करूंगा इसे समझने की। तो अभी हम ये यहाँ पे, इसलिए मेरे को दिक्कत इसलिए हो रही है कि ये कूड़ा कबाड़ा इकट्ठा हो गया है और ये यहाँ से गायब कैसे होगा मुझे समझ नहीं आ रहा। चाहिए ये भी ठीक करें। कहीं और आ गया, चलो खैर गया तो सही। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करेगी हमारे लिए, कल हमने बात की थी कि हम मशीन्स को भी ट्रेन कर देंगे कि वो मशीन खुद से लर्न करने लग जाए, कंप्यूटर खुद लर्न करने लग जाए। कैसे लर्न करेंगे, जैसे बच्चा एक चीज़ लर्न करता है। हमने कल फोटो का एग्जांपल लिया था कि हम मशीन को, कंप्यूटर को भी बता रहे हैं कि ये वाली जो फोटो है ये XYZ पर्सन की है, एक और फोटो दी ये भी XYZ पर्सन की है, ये वाली फोटो ABCD पर्सन की है। ऐसे करके हम उसको चीज़ें देते गए। जब हमने 10-20-50 फोटो उसको XYZ पर्सन की दे दी तो कंप्यूटर ने एक पैटर्न डिफाइन कर दिया कि अगर कोई चीज़ ऐसे ऐसे होती है तो वो XYZ पर्सन की फ़ोटो होती है, और अगर ऐसे होती है तो वो ABCD की होती है। सेम चीज़ जो है हम लोग करते हैं, सेम चीज़ हमने कंप्यूटर को सिखाई है आर्टिफिशियल लर्निंग के द्वारा। तो आर्टिफिशियल लर्निंग में हम यही चीज़ कर रहे हैं कि कैसे हम अपने जो मशीन्स हैं, कंप्यूटर्स हैं,
उनको सिखा सकें, वो खुद अपने आप हम जो काम उनको बता रहे हैं वो कर सकें। ये हमारे मशीन लर्निंग का एडवांटेज, ये मशीन लर्निंग का काम होगा, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो बेसिकली ह्यूमन इंसान का दिमाग है उसके काम। तो अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? इसके n नंबर ऑफ एप्लीकेशन है, हर जगह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हेल्थ केयर में, स्वास्थ्य विभाग में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्रीकल्चर के लिए, फार्मर से फार्मर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। एजुकेशन में, जैसे हम पढ़ा रहे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि क्या हम अपने इस एप्लीकेशन में, कोचिंग में एआई की सहायता से अपना जो दायरा है वो बढ़ा सकते हैं। तो ऐसी कुछ कोशिश चल रही है। स्मार्ट सिटीज़ बनाने में इसका काम आ सकता है। मोबिलिटी और ट्रांसपोर्टेशन में, ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म में ये काम कर सकता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे हर क्षेत्र में काम कर सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोयम लिख सकती है, हाँ या ना? नो सर। हाँ नहीं सर, नो पोयम या में नहीं यस? होगा, मे बी पोयम में नहीं होगा सर। पोयम में है डियर, सर पोयम में नहीं हो सकता। पोयम में सर कैसे हो सकता है, क्योंकि उसमें आर्टिफिशियल, फिर वो क्रिएटिव माइंड और वो टाइम की दोनों की समझ से बनती है शायद। क्वेश्चन है, पता है लास्ट हो ईयर का सकता है। क्वेश्चन है, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है जहाँ से मैं इसको बोल रहा हूँ। आ चुका है ये कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 4-5 एग्जांपल में पोयम भी थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोयम भी लिख सकती है और भी कई सारे काम कर सकती है जहाँ इसका सर इस्तेमाल। मीनिंगफुल पोयम होगी क्या? हाँ जी, सर मीनिंगफुल होगी क्या पोयम जो वो लिखेगा? मीनिंगफुल, हाँ, आपसे बढ़िया लिखेगा, आपसे अच्छी लिख देगा। एआई रिटर्न तो वो आज, सर एआई जो है एसेज लिख सकती है, एआई पोएम्स लिख सकती है, आर्टिकल लिख सकती है। हम एआई की स्ट्रेंथ को जानते नहीं है, एआई बहुत कुछ कर सकता है। एआई इज वेरी वेरी पावरफुल टूल। हमारी अंडरस्टैंडिंग इसको लेके बहुत लिमिटेड है, पर या आने वाला समय एआई का है। आप देखना, आप और हम 10 या 20 साल बाद, ऑलरेडी हम एआई पर काम कर रहे हैं। मैं खुद एक प्रोजेक्ट का पार्ट हूँ, मैंने अपने डिपार्टमेंट में एआई के लिए काम किया, अच्छा काम बना है वो। टैक्सेशन में हम टैक्स फ्रॉड को डिटेक्ट करने के लिए, कौन लोग फ्रॉड कर रहे हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एआई बहुत सारी जगह में काम कर सकती है जहां भी इंसान, क्योंकि इंसान की प्रॉब्लम होती है कि वो बहुत सारी चीज़ों को नहीं कर सकता, पर कंप्यूटर के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है। हम 10 लोगों की फाइल देख सकते हैं, पर अगर मैं कहूँ 10,000 लोगों की फाइल आप देख लो, नहीं देख पाएंगे। हमारे लिए ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, मशीन के लिए पॉसिबल है। कंप्यूटर ये काम कर सकता है, तो कंप्यूटर ये कर देगा। तो ये हमारे आने वाले समय का भविष्य है एआई, और इसको लेके इंटरनेशनल स्तर पर और नेशनल स्तर पर दोनों में ही काम चल रहा है, दोनों पे ही प्रयास हो रहे हैं। एक ये है नीति आयोग का नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूसरा एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जो एनआईसी की सहायता से बनाया जा रहा है। ठीक है, देखो ये एआई की सहायता से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में क्रॉप कटिंग और यील्ड एस्टिमेशन की कितनी पैदावार होगी उसको नापने का काम भी हमारा एआई कर सकता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में। एक ये है रेस्पॉन्सिबल एआई फॉर सोशल एम्पावरमेंट रेज कार्यक्रम, इसमें इसका इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो सोशल एम्पावरमेंट के लिए हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे कई इस्तेमाल हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कर सकते हैं। किसी का कोई सवाल हो, किसी को कुछ ना समझ आया हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, तो आप पूछ लीजिए, नहीं तो मैं अगले टॉपिक पे बढ़ूं। सर ह्यूमन के लिए नुकसानदायक नहीं है जितनी भी हम आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी के माध्यम से बढ़ते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जैसे भारत की मेन समस्या है रोजगार की, और रोजगार अगर हम हैंडमेड हैं, जैसे
तो वो भी हमें उसमें कहीं ना कहीं ग्रोथ तो हम कर रहे हैं, लेकिन रोजगार से तो पिछड़ते जा ही रहे हैं ना सर। अच्छा चलो मैं एक कहानी सुनाता हूँ तुम्हें। सन 1988-79 की बात है ये। एक आदमी थे जिनका नाम था राजीव गांधी। कौन थे राजीव गांधी? टाइम के हमारे पीएम प्रधानमंत्री थे उस टाइम। तब मैं बहुत छोटा था, तो स्कूल जाता था। तो राजीव गांधी बाहर, क्योंकि ये पायलट थे, बाहर जाते रहते थे। उस समय पर कंप्यूटर, जिस पर अभी हम बैठ के काम कर रहे हैं, उनको कंप्यूटर का आइडिया लगा। उन्होंने कहा हम इंडिया में कंप्यूटर लाएंगे और एक कंप्यूटर 10 आदमी का काम कर सकता है। ठीक है, तो ये कंप्यूटर लाया जाए। अब जब ये कंप्यूटर लाने की बात राजीव गांधी ने कही तो इनका बड़ा विरोध हुआ, बहुत विरोध हुआ। आपको ये जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि जिस चीज को आज हम बड़े शौक से, फक्र से इस्तेमाल कर रहे हैं, इस समय पे मैं छोटा था, अपने स्कूल में जाता था, शायद 5वीं या 6वीं क्लास में था, तो मैं स्कूल जाता था तो विरोध प्रदर्शन होते थे। दिल्ली में एक इलाका है बोट क्लब वाला, वहां से जाता था। तो वहाँ मेरे को ज्यादा समझ नहीं था, बट हाँ ये समझ आता था कि कुछ विरोध कर रहे हैं। और लोग यही आर्ग्यूमेंट उस समय दिया जाता था कि कंप्यूटर आएंगे, एक कंप्यूटर 10 आदमी का काम कर देगा, बाकी 9 बेरोजगार हो जाएंगे। अब आप मुझे बताओ रेट्रोस्पेक्टिवली आज, ठीक है उस समय मेरे को भी लगा ये बात सही लग रही है, पर आज रेट्रोस्पेक्टिवली अगर वो विरोध सही रहता और कंप्यूटर नहीं आते तो क्या होता? सर कोरोना महामारी बहुत ज्यादा फैल जाता। खाली कोरोना नहीं, कंप्यूटर आज के समय में हमारे जीवन के हर हिस्से में घुसा हुआ है या नहीं है? आज से आज कंप्यूटर बिना हम करनी है, नॉर्मल जो अभी हम करते हो, हर चीज आपकी कंप्यूटर से जुड़ी हुई है ना? पढ़ रहे हो इससे, कंप्यूटर से पढ़ रहे हो। आपको कुछ भी करना है आपको कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है, चाहे मोबाइल फोन इज ऑल्सो अ कंप्यूटर। ठीक है, इट्स अ कंप्यूटिंग डिवाइस। तो अगर कंप्यूटर एक आदमी का काम करता है तो ये बात सही नहीं है कि बाकी 9 रोज बेरोजगार हो जाएंगे। ये 9 लोग नया कुछ काम कर लेंगे। तो आज जहां हम 10 काम कर पा रहे हैं, मान लो हम 10 यूनिट काम कर पा रहे हैं, तो आने वाले समय में हम 100 या 1000 यूनिट काम कर पाएंगे। आज हम जो कर पा रहे हैं, हमारी एफिशिएंसी, जीडीपी वो सब बढ़ती है। वो क्यों बढ़ती है? बिकॉज आज हमारा जो काम का मैग्नीट्यूड है, आज एक आदमी जरा सा फोन करता है, 2 मिनट में फोन करता है और कहीं भी किसी से भी बात कर लेता है। पहले अगर किसी की मृत्यु भी हो जाती थी, डेथ हो जाती थी, तो डेथ की खबर भेजने के लिए भी फोन जो है, हमारे गांव में कोई फोन नहीं होता था। तो जो एक रेलवे स्टेशन है वहां पर, तो यदि किसी को कोई खबर देनी होती थी या लेनी होती थी, तो वो जो रेलवे स्टेशन होता था वहां पर एक कॉल किया जाता था, क्योंकि रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ियों के कारण वहां पर एक फोन लगा हुआ था। तो वहां से संदेश दिया जाता था। संदेश आने में कई बार हमारे पिताजी की शायद दादी खत्म हो गई थी, उनकी डेथ हुई, तो उनको वो खबर, वो मैसेज 10 दिन बाद पहुंच पाया था कि वो उनका देहांत हो गया। जबकि मेरा गांव बहुत दूर नहीं है, यहाँ से 200 किलोमीटर दूरी है। आज में 2 घंटे में, 1.5 घंटे में वहाँ पहुंच भी जाते हैं हम। 1 सेकंड में फोन पर बात हो जाती है। आज 2000 किलोमीटर दूर भी हम 2 मिनट में बात कर लेते हैं, 1 मिनट में मैसेज पहुंचा देते हैं। तो ये क्षमताएं हैं। ये कंसर्न जो आप एआई के लिए कह रहे हो, ये ऑलरेडी है। और इसके मेरिट्स में हम नहीं जाते कि ये कितना सही है कितना गलत है, इसमें हम नहीं पढ़ते। पर इसका एक साइंटिफिक डिबेट है, निश्चित रूप से है। अगर कहोगे तो एक और कहानी सुना सकता हूँ, पर वो उससे जो है हमारा टाइम खराब हो जाएगा। वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, जो है मैं सुना देता हूँ कहानी भी, कि वो कंसेप्चुअल बात है, इसलिए मैं कहानी सुना रहा हूँ। आपका टाइम खराब करने के लिए नहीं सुना रहा हूँ। जब रेलगाड़ी किसने बनाई थी, क्या नाम था उसका? ट्रेन डलहौजी ने जो खोज की थी रेल इंजन की, जेम्स वाट, भाप के इंजन, शायद स्टीम जेम्स वाट। इंजन। आपका जेम्स वाट।
जेम्स वॉट ने जब वही। ट्रेन की खोज कर ली, जब ट्रेन बना ली, ट्रेन बन गई और ट्रेन चलने लगी, तो ट्रेन की स्पीड ऐसा कहा गया कि करीब ये ट्रेन की स्पीड कितनी चलेगी, 25 किलोमीटर या 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ये चल सकती है। 30 किलोमीटर प्रति घंटा, इतनी सुपर स्पीड से। ये उस समय के लिए सुपर स्पीड थी, ये ध्यान रखिएगा, बहुत तेज स्पीड थी कि 30-40 किलोमीटर की स्पीड से ये जब चलेगी। तो जो ये बनाई गई और ट्रेन चलाई गई तो बहुत सारे लोगों को ये आशंका थी, उन्होंने ये डर जताया कि जो लोग इस गाड़ी में बैठेंगे, जो ये रेल में बैठेगा, उसका दिल फट जाएगा, क्योंकि इतनी स्पीड हमारा दिल झेल नहीं सकता, उसका दिल बाहर निकल के आ जाएगा। ये रेल जिस जिस जगहों से जाएगी वहां भयंकर जो है तबाही हो जाएगी। ऐसे बड़े सारे डर जब ये रेल चली उस समय पर यूरोप में तो कोई भी नई चीज होती है तो डर का एक वो रहता है। तो ये हमारे साइंटिफिक इन्वेंशंस का एक पास्ट है, ये सच्चाई है कि हमें एक भय रहता है। और ऐसा नहीं कि सारे भय गलत ही होते हैं, कुछ भय सही भी होते हैं, परंतु हमें साइंटिफिक इन्वेंशंस के साथ चलना होता है, नई चीजें जो आ रही होती हैं उनके साथ रहना होता है और उनके नुकसान फायदे पर नजर रखनी होती है। अब मैं आपकी बात को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा हूँ, जो एआई पर आपने जो कमेंट किया था ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत ही है, ये हो सकता है सही हो सकता है कल जो हम मूवीज देखते हैं, मैट्रिक्स आपने मूवी देखी होगी, हो सकता है कल मशीन यहाँ पे रूल करने लगा, क्यों नहीं, थ्योरेटिकली पॉसिबिलिटी, जो चीज थ्योरेटिकली पॉसिबल है वो हो भी सकती है। चलो बहुत डिस्कशन हो गया इधर, अब मैं क्वांटम कंप्यूटिंग पर आ जाता हूँ, अगला टॉपिक जिसकी हम बात करें, क्वांटम कंप्यूटिंग। क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है? ठीक, हमारा जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर के अंदर एक बहुत बेसिक बुनियादी एक मशीन होती है जिसको बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर। कंप्यूटर किस सिद्धांत पे चलता है? कोई फिजिक्स का है यहाँ पे स्टूडेंट या कंप्यूटिंग वाला कोई है? बेसिक सिद्धांत क्या है कंप्यूटर का? कंप्यूटर का सिद्धांत है एक स्विच। जैसे आप एक बटन देखते हैं, ठीक है, आपने जो जिससे अपना पंखा बिजली चला रहे हैं, वो क्या है, वो एक स्विच होता है। उस स्विच को आप नीचे की तरफ कर देते हो तो बंद हो जाता है, यानी उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। जब उस स्विच को आप ऑन कर देते हो, ऊपर की तरफ कर देते हो, तो वो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। हमारा जो कंप्यूटर होता है वो इस 0 और 1 पर ही बसा हुआ है, सारे कंप्यूटिंग इसी पर चलती है, 0 और 1 पर। हमारे कंप्यूटर में बिलियंस, पता नहीं बिलियन मेरे का नंबर पता नहीं सही है नहीं, पर लाखों की संख्या में ऐसे स्विच लगे होते हैं, बहुत छोटे छोटे स्विच लगे होते हैं, बहुत छोटे छोटे माइक्रो प्रोसेसर्स के अंदर स्विच होते हैं, और वो उनको बताते हैं कि वैल्यू 0 रखनी है या 1 रखनी है, 0 या 1। कंप्यूटर केवल ये बाइनरी लैंग्वेज समझता है, उसको उसका माइक्रो प्रोसेसर केवल 0 और 1 को जानता है, 0 1 से अलावा कुछ नहीं जानता। इसलिए कंप्यूटर की सारी चीजें बाइनरी या 0 1 के आधार पर ही घूमती हैं। तो हमने ऐसे बहुत छोटे छोटे स्विच बना रखे हैं जो शायद माइक्रोस्कोपिक होंगे, जिससे हम उनको उनकी वैल्यू 0 1 सेट करते जाते हैं और उससे हम कंप्यूटिंग करते हैं। अब हमने आज के समय में कंप्यूटर के प्रोसेसर की एक स्पीड होती है, माइक्रो प्रोसेसर की प्रोसेसिंग स्पीड होती है, आपने पढ़ते होंगे इतने गीगाहर्ट्ज या पता नहीं क्या क्या होता है, मुझे भी टेक्निकली नहीं पता, तो वो उसकी स्पीड होती है। अगर हमें यहाँ छोटे स्विच है, पर अगर बहुत ज्यादा, अगर हम यहाँ लगभग उनकी स्पीड हम मैक्सिमाइज कर चुके हैं, पर यदि हम इनकी स्पीड को और आगे बढ़ाना चाहें तो कैसे बढ़ाना होगा? हमें प्रोसेसिंग स्पीड और तेज करनी है, तो हम क्या कर सकते हैं? तो कुछ वैज्ञानिकों ने एक चीज सोची, हमारा एक एटम होता है, एटम का कंसेप्ट सबको पता होगा? यस सर। एटम में एक न्यूक्लियस होता है, जिस न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं, ठीक है ना, और यहाँ एक बाहर रहता है इलेक्ट्रॉन। ये एक इलेक्ट्रॉन की ये प्रॉपर्टी होती है कि कभी ये हायर ऑर्बिट में चला जाता है, जिसको हाई एनर्जी ऑर्बिट, मैं भूल गया हूँ वैसे, पर इसको हाई एनर्जी ऑर्बिट में चला जाता है,
कभी लो एनर्जी ऑर्बिट में चला जाता है, कभी ऊपर चढ़ जाता है, कभी नीचे आ जाता है। अगर इस चीज को, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नीचे जाने को हम एक स्विच की तरह यूज करने लग जाएं, तो हमारा ये जो माइक्रो प्रोसेसर है इसकी स्पीड को हम मतलब आज के समय से भी कई लाख गुना ज्यादा फास्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारा स्विच क्या बन गया, एक एटम एक स्विच का काम करेगा, एक एटम एक स्विच का काम करेगा। तो जब इतने सारे स्विच हो जाएंगे, एक छोटे से पीस में कितने एटम्स हैं, बिलियंस ऑफ एटम्स हैं, वो बिलियंस ऑफ एटम हमारे लिए स्विच का काम कर रहे हैं, तो वो 0-1 हमें उन्हें पता चल सकता है। तो अगर हम ये जो टेक्नोलॉजी होती है इसको बोलते हैं क्वांटम टेक्नोलॉजी, या क्वांट के लेवल पे, ये जो एनर्जी का लेवल होता है हायर या अपर, इसको क्वांट बोलते हैं। फिजिक्स की भाषा में इसको क्वांट बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन का एनर्जी ऑर्बिट कौन सा है, छोटा ऊपर है नीचे। अगर इस लेवल पर अगर हम कंप्यूटिंग को ले जाएं, क्वांटम लेवल पर कंप्यूटिंग को ले जाएं, तो हमारे कंप्यूटर की स्पीड को हम कई गुना बढ़ा सकते हैं। तो जो क्वांटम कंप्यूटर्स हैं, ये कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का भविष्य है। अगर ये हो पाता है, ये हमारे उसको और अच्छा बना देंगे। इसके जो बिट्स होते हैं, जैसे हमारे कंप्यूटर में बिट्स या बाइट्स होते हैं, इसमें होते हैं क्यू बिट्स, तो इसके आधार पर ये काम करता है, और इससे बड़े बड़े पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स बनाए जा सकते हैं इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। तो ये है क्वांटम कंप्यूटिंग। इसका क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, ये एंडलेस इस्तेमाल है। क्वांटम कंप्यूटर्स हैं, मशीन लर्निंग हम इससे कर सकते हैं, बहुत कुछ ऐसा कर सकते हैं जो हमारे बड़े काम आ सकता है। हमारे कंप्यूटर की स्पीड अब बहुत अच्छी हो सकती है, जो भी आज के समय की स्पीड है वो और ऐड हो जाएगी। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए और अच्छा काम कर सकता है। मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हर चीज़ के लिए सुपर कंप्यूटिंग, इन सब के लिए ये काम कर सकता है क्वांटम कंप्यूटिंग। इसके लिए हमारे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने अपना एक प्रोग्राम बनाया, क्वांटम एनेबल्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और इसमें ये क्वांटम कंप्यूटर के ऊपर रिसर्च करते हैं। क्लासिकल कंप्यूटर जो है बाइनरी फॉर्मेट में, बिट्स फॉर्मेट में वो करते हैं। क्वांटम कंप्यूटर क्वांटम बिट्स में ऑपरेट करते हैं। तो जो इनकी स्पीड है वो कहीं ज़्यादा अच्छी है। इसके अंदर हम अपनी फंडामेंटल साइंस, ट्रांसलेशन, टेक्नोलॉजी, ह्यूमन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हर क्षेत्र में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे हाई स्किल्ड जॉब, ये सब कहानी है, इसको आप लोग खुद ही पढ़ लेना। और अभी के समय में क्वांटम जो सुप्रीमेसी है, जो रिसर्चर्स हैं, जो हमारे वैज्ञानिक हैं जो इस पर काम कर रहे हैं, वो क्वांटम कंप्यूटर को इस्तेमाल करके एक कैलकुलेशन, एक सिंगल कैलकुलेशन जो है कर पाए हैं, जो किसी भी कन्वेंशनल कंप्यूटर या इवन हमारे आज के समय के सबसे बड़े सुपर कंप्यूटर के द्वारा भी संभव नहीं है। जियो रिसर्च के अंदर में क्वांटम सुप्रीमेसी का काम आया है। इस पर हमारा जो गूगल है वो भी इस पर काम कर रहा है, क्वांटम कंप्यूटिंग पर, और उसने अपना प्रोजेक्ट बनाया है साइकामोर। तो ये जो काम है, इसका गूगल का क्लेम है कि उनका साइकामोर जो कैलकुलेशन 200 सेकंड में कर सकता है, वो एक बड़ा सा सुपर कंप्यूटर, बहुत बड़े कंप्यूटर होते हैं जिनकी प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, परंतु क्या ये बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो वो जो बड़े से बड़ा सुपर कंप्यूटर भी है, जो काम 10,000 साल में पूरा कर पाएगा, जिस कैलकुलेशन को 10,000 साल में पूरा कर सकता है, उसको क्वांटम कंप्यूटर, गूगल के क्वांटम कंप्यूटर ने 3.20 सेकंड में ही कर डाला। तो ये क्वांटम कंप्यूटिंग का जो है स्कोप है, भविष्य है। किसी को इसमें कोई डाउट क्वांटम कंप्यूटिंग में? देखो, इनमें जो अगर कोई डाउट आता जाए तो बताते जाना,
जितना मुझे पता है, देखो मैं ये कहूँगा कि इनमें से किसी क्षेत्र के बारे में मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मेरी इन सब के बारे में बेसिक नॉलेज है, बेसिक नॉलेज ही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पर यह है कि हमारे को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही एक्सपेक्टेड है हमसे। कोई उसको क्वांटम कंप्यूटर कैसे काम करता है उसके बेसिक्स में ले जाने की बात नहीं करेगा। एक आईएएस ऑफिसर से ये एक्सपेक्टेड होता है कि भाई वो अपने आसपास जो जो नई नई चीज़ें हो रही हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंज आ रहे हैं, किसी ने उसको आके बताया कि सर हमारे पास एक नई टेक्नोलॉजी आई है जिसका नाम क्वांटम कंप्यूटर है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, और वो आईएएस ऑफिसर अगर इग्नोरेंट होगा तो क्या होगा, वो कहेगा अरे पागल बना रहे हैं। ऐसा थोड़ी होता है। तो हमारे आईएएस ऑफिसर को इसलिए ये एक्सपेक्टेड होता है कि उसको सारी चीज पता होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। उससे कोई ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि ऐसा करो, आप ऐसा करो, क्वांटम कंप्यूटर बना के दिखाओ, इस क्वांटम कंप्यूटर पर रिसर्च करके दिखाओ। उससे ये काम कोई नहीं कहता। बस ये कहता है कि अगर उसको कोई कहे क्वांटम कंप्यूटर तो वो जब उछल के खड़ा ना हो जाए कि ये क्या चीज़ होती है, मैंने तो नहीं सुनी, मैं तो नहीं जानता। ये हमारी अप्रोच होती है सिविल सर्विसेज में। अगला जो कंप्यूटिंग रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वो है एज कंप्यूटिंग। एज कंप्यूटिंग, इससे एज कंप्यूटिंग से पहले ये समझ लेते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, कोई मुझे बता सकता है? क्लाउड, अच्छा पहले बताओ क्लाउड क्या होता है, और नॉट वो बादल वाला क्लाउड मत बताना। क्लाउड क्या होता है? स्टोरेज वाला, सर यहाँ पे डेटा स्टोर होता है सर। डाटा होता है स्टोर होता जैसे है हमारे हर फोन में होता है जो स्टोरेज, जैसे एक जैसे गूगल क्लाउड अलग से दिया जाता है जिसमें हम अपना डाटा स्टोरेज कर सकते हैं। वेरी गुड। अब सबसे पहले क्लाउड को समझते हैं, क्लाउड होता क्या है। जो ट्रेडिशनल बहुत पुरानी है, मतलब जब कंप्यूटर शुरू हुए थे तो जो स्टोरेज थी, मेमोरी थी, वो कहाँ रहती थी? वो कंप्यूटर के अंदर ही रहती थी। जैसे मैं लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, आप अपना मोबाइल यूज कर रहे होंगे, तो इसकी मेमोरी कहाँ पर प्लेस्ड है? स्टोरेज कहाँ है? फोन के अंदर ही है। आपके फोन में उसने बेचा होगा तो लिखा होगा इसमें 24 GB 64 GB इतनी मेमोरी है। लैपटॉप खरीदेंगे तो 1 TB आधा TB जितना भी मेमोरी है वो उसके अंदर है। वो हार्ड डिस्क यहीं पर है, मेरे कंप्यूटर के साथ है। अब जो कंप्यूटर की मेमोरी या मोबाइल की मेमोरी होती है उसके कई एडवांटेज हैं, पर उसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। क्या डिसएडवांटेज है? कोई डिसएडवांटेज है तो अभी? वो डाटा हम, हाँ सर, जो हमारा डाटा था जो हमने उसमें किया है वो उस जिस कंपनी का, जैसे रेडमी का खुद का अलग से क्लाउड है, तो वो डाटा रेडमी कंपनी के पास भी है और हमारे पास भी है, तो डाटा का मिसयूज पहला। नहीं, मैं अभी तो केवल इसका पूछ रहा हूँ जो कंप्यूटर में आपके मोबाइल में जो लोकल स्टोरेज हो रही है, ये इसके एडवांटेजेस बहुत सारे हैं, वो आप मुझे गिना सकते हो। मैं डिसएडवांटेज पूछ रहा हूँ, क्या नुकसान भी है कोई इसका? कोई परेशानी आपको महसूस होती है लोकल स्टोरेज से? यस सर, उसमें से बहुत सारे डेटा डिलीट हो जाते हैं और लिमिटेड लोकल है। स्टोरेज की एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है, पता नहीं आपके साथ ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है। अब मेरे साथ बहुत बार हो चुका है। मैं अपने कंप्यूटर के साथ बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते रहता हूँ, मोबाइल से नहीं करता। मैं बहुत शुरू से, जब से कंप्यूटर आए थे 96 में, तो मैंने तब से कंप्यूटर करना शुरू किया। मेरी बड़ी गंदी आदत है इसमें फालतू में कुछ कुछ करने की। अब वो कुछ कुछ करने से क्या होता है कि जो है हार्ड ड्राइव इसकी क्रैश कर जाती है, और हार्ड ड्राइव क्रैश करते ही क्या होता है, जितना इसका स्टोरेज है वो जीरो। मैंने जो कुछ काम किया, जो फाइल सेव करी, जो कुछ लिख के रखा, वो सब खत्म हो गया। मेरी हार्ड ड्राइव क्रैश हो गई, मुझे नई हार्ड ड्राइव लेनी पड़ी या फॉर्मेट करनी पड़ी। किसी भी सूरत में मेरी जो लोकल स्टोरेज है वो खत्म हो जाती है, और ये बहुत बड़ा समस्या है। मैंने फोटो रख रखी थी, मैंने कुछ फाइल सेव कर रखी थी, कुछ भी सेव कर रखा होगा मेरे अपने पर्सनल यूज का, हाँ सर, सारा ये चला गया। प्रॉब्लम आती है, है ना, ये ये प्रॉब्लम्स आती है आती है। बहुत बड़ी। कल आपका मोबाइल खो जाए, अब सोचो, मैं आपको बहुत सिंपल उदाहरण दे रहा हूँ। मोबाइल में लेके आपने बहुत कुछ सेव कर रखा होगा, कल खो गया, हो सकता है टूट गया, खराब हो गया, कुछ भी हो सकता है। ना करे कि किसी के साथ ऐसा हो, और हो सकता है, संभावना है, और जिसकी संभावना है वो होती है।
तो लोकल स्टोरेज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डाटा लॉस की। हमारी जितनी चीजें होती हैं वो गायब हो जाती हैं। तो इसका एक सॉल्यूशन ये, एक दूसरी चीज, एक तो ये नुकसान हो गया, दूसरा ये इसकी कॉस्ट को बढ़ा रहा है। अगर मेरे फोन में हार्ड डिस्क ना हो तो मेरे को हार्ड डिस्क का जो खर्चा इसकी कॉस्ट पड़ रही है वो नहीं पड़ेगी, हार्ड डिस्क का जो कॉस्ट है वो भी बच जाएगी मेरी। अब आज के समय में क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे जैसे स्टोरेज चीप होते गए और इंटरनेट ज़्यादा एक्सेसिबल, डाटा पैकेट्स इजी होते गए, तो क्या हुआ, हमने बड़ी बड़ी कंपनियों ने एक सिस्टम दे दिया कि भाई आप अपने डाटा को, जो इम्पोर्टेंट डाटा है, अपने पास मत रखो, या अपने पास रखना है रख लो, हमारे पास उसकी एक कॉपी भेज दो। गूगल ने बना दिया अपना गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट ने बना दिया वन ड्राइव, और ऐसे बड़े सारे क्लाउड पर चीज़ें चल रही हैं। अब हम क्या करते हैं, अपनी चीज़ को गूगल ड्राइव में सेव कर देते हैं, वन ड्राइव में सेव कर देते हैं। बाई चांस मान लीजिए आपका मोबाइल खो जाएगा, आपको क्या करना है, सिर्फ नया मोबाइल खरीदना है, सर बैकअप हो नए, जाता है सर। हाँ बैकअप हो जाता है। नए मोबाइल में अपना पासवर्ड मोबाइल डालो और ईमेल पासवर्ड डालो, अपना आईडी डालो, तुरंत वो सारा डाटा जो आपका लॉस हुआ था, वो सारा का सारा जितना आपने बैकअप करके रखा होगा, फोटो वोटो जो कुछ भी होते हैं, वो सब वापस आ जाता है। अब ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, ठीक है। अब मेरा डाटा लॉस नहीं होता, मेरे को इतनी ज़्यादा चिंता नहीं रहती, सब कुछ सेव कर लेता हूँ, जो कुछ भी इंपॉर्टेंट लगता है, जब जरूरत पड़ता है, खो भी जाता है, तो मैं दोबारा से वहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। ये क्लाउड कंप्यूटिंग का एडवांटेज है। अब अभी तक हमने बात करी थी स्टोरेज की, अभी हमने एक चीज की बात नहीं करी, वो है प्रोसेसिंग की। अभी क्या है कि हमें कोई चीज प्रोसेसिंग करनी है, हमें कोई इंफॉर्मेशन है, कोई फाइल है, उसका कुछ, उसके अंदर कुछ प्रोसेस करना है, कुछ भी हम करना चाहते हैं, वो प्रोसेसिंग हम लोकली करते हैं, हमारा प्रोसेसर लोकल लगा हुआ है। अगर इस प्रोसेसर को भी क्लाउड पे भेज दिया जाए, वहां पर मैंने मैसेज भेज दिया, उसने जो भी ऑपरेशन मुझे करना था वो मुझे करके वापस मेरे को और जो प्रोसेस डाटा है वो दे दिया। जैसे मेरे पास मान लीजिए एक बहुत बड़ी फाइल है जिसमें 50,000 लाख बच्चों के नाम हैं, और मुझे केवल ये चाहिए कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो इस साल आईएएस का एग्जाम दे रहे हैं। डाटा मेरा 1 लाख बच्चों का है। तो अब मेरे पास ये ऑप्शन है, या तो मैं अपने लोकल कंप्यूटर पे एक क्वेरी चलाऊं कि कितने बच्चे आईएएस के एग्जाम दे रहे हैं, उसमें जो प्रोसेसिंग होगी वो मेरे लोकल कंप्यूटर पर होगी, पर प्रोसेसिंग महंगी आती है, उसके पैसे देने पड़ते हैं। अगर ये प्रोसेसिंग क्लाउड में होने लगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, परंतु इसकी दिक्कत यही होगी कि पहले मुझे वो सारी इंफॉर्मेशन क्लाउड में भेजनी पड़ेगी, क्लाउड में प्रोसेसिंग होगी, क्लाउड से फिर वापस मेरे को डाउनलोड करनी पड़ेगी। ये इसका एक चैलेंज है। इसका एक सॉल्यूशन ढूंढा गया है जिसका नाम है एज कंप्यूटिंग, ठीक है। एज कंप्यूटिंग, क्लाउड में क्या होता है, आपका जो डाटा है, आप बैठे इंडिया, दिल्ली या कहीं भी, आपका डाटा कहाँ चला गया होगा, यूएसए, नेटवर्क है, यहाँ से बहुत दूर चला गया आपका डाटा, यूएसए में नेटवर्क के थ्रू चला गया, वहां सेव हो गया। परंतु एज कंप्यूटिंग ये कहती है कि हम अपने डाटा को जहाँ है वहीं सेव करें, स्टोर करें। अब जैसे मुझे इमीडिएट किसी चीज़ की प्रोसेसिंग करनी है, मेरे अगर हार्ड डिस्क में वो फाइल है, कोई मैं फोटो खोलना चाहता हूँ, कोई मैं फाइल पीडीएफ खोलना चाहता हूँ, अगर मेरे कंप्यूटर में है 2 सेकंड में खोल लूँगा, पर अगर वो क्लाउड पे है कुछ टाइम लग जाएगा, 2, 4, 5, 10 सेकंड, 20 सेकंड लगेगा, तो वो मेरे 20 सेकंड खर्च हो रहे हैं। उस 20 सेकंड को बचाने के लिए एक ये तरीका है कि हम क्लाउड में भी ना भेजें, हम यूएसए ना भेज के अपने नेटवर्क के आसपास, उसकी एज पर, उसके बस बिल्कुल एज पर उसको रखें और वहाँ उसको प्रोसेसिंग कर दें, उसको कंप्यूट करें। इस टेक्नोलॉजी को हम एज कंप्यूटिंग कहते हैं। एज कंप्यूटिंग enables data to be analyzed, processed and transferred at the edge of network, ठीक है। और डाटा जो है लगभग लोकली एनालाइज हो रहा है, जहां वो स्टोर होना है उसके पास हो रहा है, और रियल टाइम बेसिस पर विदाउट लेटेंसी। व्हाट इज लेटेंसी? सर देरी, डाटा रेस्पॉन्स में टाइम। जो अगर हम हम कोई अपनी साइट समझ ओपन से, करते हैं, हाँ
रेस्पॉन्स टाइम, ठीक है, लेटेंसी हो सकता है मुश्किल लगे, रेस्पॉन्स टाइम याद कर लीजिए, कितनी देर में आप रेस्पॉन्ड करेंगे। तो लेटेंसी एक प्रॉब्लम होती है कंप्यूटर में। मैंने आपको कोई सिग्नल दिया, आपने रिप्लाई दिया, उसमें जो टाइम चला गया वो ज़्यादा है तो हमारा टाइम वेस्ट होता है। ऑनलाइन कोचिंग में ये दिक्कत आती है, परंतु अगर ये नियर एज ऑफ वो होगा तो हमें ये चीज़ नहीं होगी। और ये चीज़ हमें वापस हमें IoT में, जिस पर हमने कल खूब चर्चा की थी, उसमें हेल्प करेगा ये एज कंप्यूटिंग, जिससे हमारा जो डाटा है वो 75% 75% ज़्यादा तेजी से प्रोसेस हो पाएगा विद रिस्पेक्ट टू हमारे जो क्लाउड में प्रोसेसिंग हो रही है उसके मुकाबले। और ये हमारा वो IoT वगैरह उन सब में ये एडवांटेजियस होगा, ये बिल्कुल साधारण सी बात है, ठीक है। इसके आगे उसे बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा, कल अभी हाँ ये सवाल किसी ने कल पूछा था, व्हाट इज डार्क नेट या डार्क वेब, काला नेट या काला वेब होता क्या है? तो हम किसको जानते हैं? हम जानते हैं इंटरनेट को। अब इंटरनेट को तो जानते थे, ये डार्क नेट क्या चीज आ गई? डार्क नेट में सर हैकिंग वगैरह आती है इसमें। नहीं सर, जो साइट्स हम डाटा नॉर्मली स्ट्रीम ओपन नहीं कर पाते, जो साइट हम नॉर्मली ओपन नहीं कर पाते, लेकिन हम कुछ प्रक्रिया के जरिए उनको, मतलब इलीगल प्रक्रिया के जरिए उनको ओपन करें, तो वो डार्क नेट कहलाता है। और डार्क वेब जैसे एक हमारा प्याज का छिलका होता है, तो उसके छिलके के अंदर छिलका होता है ना, उस प्रकार से साइट के अंदर साइट बेसिकली, मतलब नॉर्मली ये मैं कल ये टॉर, ओनियन रिंग, ये सब कल समझाने की कोशिश की थी आपको। कल अगर आपको याद हो, मैंने एक डायग्राम बनाया था, क्या डायग्राम है ये? सर इंटरकनेक्टिंग द कंप्यूटर्स, ये इंटरनेट का इंटरनेट या वर्ल्ड वाइड वेब है बेसिकली। अब वर्ल्ड वाइड वेब, इंटरनेट, ये क्या चीज होती है? हमने पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स को, अभी ये बहुत छोटा दिख रहा है, पर दुनिया में बिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स को हमने, जितने भी कंप्यूटर होंगे उन सबको आपस में जोड़ दिया है। कंप्यूटर है, सर्वर्स हैं, सरकार के हैं, प्राइवेट हैं, कंपनियों के हैं, उन सबको आपस में जोड़ दिया है। दोनों आपस में कम्युनिकेट करते हैं, आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। ये इंटरनेट है और इसको हम www वर्ल्ड वाइड वेब भी बोलते हैं। अब ये वर्ल्ड वाइड वेब क्या हम अपना प्राइवेट बना सकते हैं? अगर मैं कहूं हमें एक प्राइवेट इंटरनेट बनाना चाहता हूं, बन सकता है? क्यों नहीं बन सकता? अगर हम यहाँ क्लास में जितने लोग हैं, 10 लोग हैं, हम अपने अपने कंप्यूटर को जोड़ देते हैं, बन जाएगा इंटरनेट। उसमें तो सर उन्हीं लोगों का बनेगा, मतलब जो जितने उसमें शामिल होते हैं ना, उतने लोगों को ही का ही बनेगा। जैसे हमारे कोचिंग के सारे मेंबर हैं तो वो उसमें शामिल होंगे, तो वो उसका इंटरनेट बिल्कुल सही बात, उन्हीं का बनेगा, प्राइवेट है, उन्हीं का बनेगा जो उनका, जो इसमें भाग लेना चाहते हैं। अब ये जो इंटरनेट है, ये कुछ इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स के अंदर चलता है। ये ऐसा नहीं कि हम अपनी मर्जी से जो चाहे वो करते रहें, हमारे ऊपर नज़र रखी जा रही है, कौन सा कंप्यूटर किसको क्या भेज रहा है, क्या ले रहा है, ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन कहीं रिकॉर्ड होती है। इसका एक इंटरनेशनल सिस्टम है जो कि बहुत लीनियंट है, इसमें कोई स्ट्रिक्ट लॉ नहीं होते हैं, परंतु यस कुछ बेसिक प्रोटोकॉल्स हैं, कुछ बेसिक नियम हैं जो इंटरनेट में फॉलो किए जाते हैं, जिसको हम www वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। अगर कुछ लोग ये कहें, ये कोशिश करें कि भाई हम अपना प्राइवेट नेट ही बना लेते हैं, ये भी बिल्कुल संभव है। अब मान लीजिए कुछ एक ग्रुप ऑफ क्रिमिनल्स है, वो अपनी कुछ ऐसी एक्टिविटीज करते हैं और वो नहीं चाहते कि कोई किसी को बाहर पता चले, और वो आपके प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल भी नहीं करते, आपके नियमों का पालन भी नहीं करते। उन्होंने अपना ही एक सिस्टम बना लिया है, अपने ही प्रोटोकॉल डिफाइन कर लिए हैं कि उनके कंप्यूटर आपस में, इन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ सहमति कर रखी है, इन्होंने एक अपना वो बना लिया है।
अब इसमें क्या है, ये नहीं चाहते कि मेरे बारे में किसी को पता चले कि मैंने किसी को क्या भेजा। ये चीज सीक्रेसी आप जो www है उसमें नहीं मेंटेन कर सकते। आप मुझे कुछ चीज भेजना चाहते हैं, आपको मुझे बताना पड़ेगा कि मेरा आईपी एड्रेस ये है, मेरा कंप्यूटर आपके कंप्यूटर से बात कर रहा है, आपका कंप्यूटर मुझे मेरे कंप्यूटर को मैसेज भेज रहा होगा कि इस आईपी एड्रेस से ये चीज आ रही है, उस आईपी एड्रेस से ये आ रहा है, सब कुछ चल रहा होगा इनके पीछे पीछे। परंतु डार्क नेट में ये चीज नहीं है, वो प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं करते हैं। और इस प्रोटोकॉल फॉलो ना करने के कारण हर कंप्यूटर अपने में सेपरेट है। इन्होंने अपने ही रूल्स डिफाइन कर लिए हैं, अपने ही नियम बना लिए हैं, और अपनी जितनी इलिसिट एक्टिविटीज़ हैं, जो भी लीगल या इलीगल, ऐसी एक्टिविटीज़ हम लीगल या इलीगल में नहीं जाते, पर जिनको वो सिस्टम से छुपाना चाहते हैं वो यहाँ पर करते हैं। इस तरीके के इंटरनेट को हम डार्क नेट बोलते हैं, डार्क वेब। ये एक पैरेलल सिस्टम है, ठीक है, ये एक पैरेलल सिस्टम है, इंटरनेट के साथ साथ ही काम करता है। और जो है ये हमारे एक तरीके का प्राइवेट इंटरनेट है, जो कुछ लोग जो इलिसिट एक्टिविटीज़ में, इलीगल एक्टिविटीज़ में या हिडियस एक्टिविटीज़ में जो काम करते हैं, उन्होंने अपना एक सिस्टम बना रखा है। अब इन सारे सिस्टम को, इनके इंटरनेट को आप गूगल से सर्च नहीं कर सकते। मैं गूगल पे सर्च करूं कि मुझे किसी डार्क नेट वेबसाइट पे ले जाओ, वो मुझे नहीं ले जाएगा, याहू नहीं ले जाएगा, बिंग मेरे को नहीं लेके जाएगा। क्यों? क्योंकि गूगल इसको आउट कर देता है। क्योंकि ये मुझे, गूगल को ये नहीं बताता कि ये मैसेज आ कहाँ से रहा है, ये मैसेज जा कहाँ रहा है। तो इसलिए क्योंकि ये नियम का पालन नहीं करता इंटरनेट के, तो गूगल ने इसको आउट कर रखा है, बाकी सब ने इसको आउट कर रखा है। पर ये लोग, इन्होंने अपना ही सर्च इंजन बना लिए, अपनी ही टेक्नोलॉजी बना ली कि हमें आपकी ज़रूरत ही नहीं, हम अपना ही एक सिस्टम बना लेंगे। तो इन्होंने अपना एक सिस्टम बना लिया है, और हम जो ट्रेडिशनल नॉर्मल ब्राउज़र्स हैं उनसे इनको एक्सेस नहीं कर सकते। ये नॉन स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स ये फॉलो करते हैं। जैसे स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स हैं, उनको फॉलो नहीं करते, आपके कंप्यूटर को नहीं पता चलता। तो इसके कारण जब ये नॉन स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं, तो दे बिकम इनएक्सेसिबल टू योर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और गवर्नमेंट अथॉरिटी। गवर्नमेंट अथॉरिटी को पता नहीं है कि कौन आदमी है, कहाँ से ये आ रहा है मैसेज, तो ऐसे किस कंप्यूटर से मैसेज आ रहा है नहीं पता कर सकते। और इसलिए और इसका जितना कंटेंट होता है वो सारा एनक्रिप्टेड है। वो किससे क्या मैसेज भेज रहा है आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि वो एनक्रिप्टेड मैसेज है, उन दोनों को ही पता है। इसको चलाने के लिए आपको एक खास तरीके का ब्राउज़र है, जिसको टॉर या कुछ और भी ब्राउज़र्स हैं, उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, ओनियन रिंग। और इसमें जैसे प्याज के अंदर लेयर्स के अंदर लेयर्स होती हैं, ये इसी तरह से काम करता है। तो पहली लेयर में अगर आप घुस भी जाओगे तो उसके अंदर एक और लेयर है, उसके अंदर एक और लेयर है, उसके अंदर एक और लेयर है। तो आपका ये इस लेयर्स को पार कर पाना, उसके तह तक पहुंचना लगभग असंभव है। आपको ये पता नहीं चल पाता आज के समय की टेक्नोलॉजी से कि ये कहाँ से आ रहा है। और ये जो है ये डार्क वेब, डार्क नेट और डार्क वेब, अच्छा, डार्क वेब इज द ब्रॉडर कंसेप्ट, और इसके अंदर में ऐसी साइट्स भी इंक्लूडेड होती हैं डार्क वेब में। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा अंतर है, शायद मैंने ध्यान से नहीं देखा। डार्क वेब और डार्क नेट में स्लाइट डिफरेंस है। डार्क नेट तो वो हो गया जिस प्राइवेट सॉफ्टवेयर उसकी मैं बात कर रहा था। डार्क वेब वो है जो ये जो हमारा ये है डार्क वेब पूरा, और इसके अंदर एक चीज है डार्क नेट। डार्क नेट नॉन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉलो करता है, पर डार्क वेब स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल फॉलो करेगा। परंतु इसकी जो वेबसाइट्स हैं वो आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। वो एक्सेस करने के लिए आपको उनकी परमिशन चाहिए होगी। कोई भी आदमी, सर्च इंजन इनकी वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पाएगा, उसके लिए उनका पासवर्ड और जो कुछ उनकी प्रोटोकॉल्स हैं, जिसके पास होगा वो कर सकता है। तो ये जो डीप वेब है और डार्क नेट, ये डीप वेब का पार्ट है डार्क नेट, ठीक है। डीप वेब एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। डीप वेब एक्सेसिबल है और डार्क नेट हिडन है, ये हम लोग इसको समझ सकते हैं। और जो हम जिस इंटरनेट को यूज करते हैं वो है सरफेस वेब, जिसको हम चलाते हैं नॉर्मली। ये जो डार्क नेट होता है ये खतरनाक चीज होती है,
मैं आप लोगों को इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि पढ़ते समय आपके अंदर ये क्यूरोसिटी पैदा हो सकती है। टॉर को आप डाउनलोड कर सकते हो, परंतु ये खतरनाक जगह होती है। खतरनाक इस तरीके से होती है क्योंकि इसमें बड़े सारे हैकर्स हैं, इसमें बड़े सारे इलीगल किस्म के लोग रहते हैं। आपको ये कभी पता नहीं चलेगा कि आप जिस कंप्यूटर पर पिंग कर रहे हो वो आपकी क्या क्या इंफॉर्मेशन ले रहा है। अगर मैं किसी वेबसाइट पर गया, वो मेरी सारी इंफॉर्मेशन, मेरे कंप्यूटर की सारी इंफॉर्मेशन डाउनलोड कर लेगा। मे बी नेक्स्ट डे आई मे गेट सम मैसेज कि भाई आप जो है मुझे ऐसे ऐसे कर दो, नहीं तो मैं आपका कंप्यूटर ये नुकसान कर दूंगा या आपकी पर्सनल ये चीज़ें शेयर कर दूंगा, कुछ भी कर सकता है। तो डार्क नेट इज नॉट अ वेरी गुड प्लेस टू सर्व। ध्यान रखिएगा, क्यूरोसिटी से भी इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। इट्स अ डेंजरस प्लेस। तो हमें यहाँ ना ही जाएं तो अच्छा है। ये कलबंदी नहीं होगी कि हम इसके ऊपर इसको ढूंढने की, खोजने की कोशिश करें। यहाँ कई तरीके के इलीगल व्यापार होते हैं। ड्रग्स का व्यापार होता है, वेपन्स की खरीद फरोख्त होती है, यहाँ पर ह्यूमन ट्रेडिंग होती है। सब कुछ, जो कुछ भी इलीगल है वो सब यहाँ पर होता है। तो ये इसलिए ये एक कोई ज़्यादा समझदारी नहीं होगी कि हम इसको एक्सेस करने की ज़्यादा कोशिश करें। ठीक है, इससे दूर रहें। अगर कोई ज़्यादा सब मतलब कंप्यूटर का एक्सपर्ट है और उसका प्रोफेशन है ये, वो ये इसको कर सकता है। और उसको ऐसा करते समय कुछ स्पेशल कंप्यूटर, ऐसे कुछ कंप्यूटर्स इस्तेमाल करने चाहिए जो सेफ हो, जिनके बारे में वो जानता हो। तो ये ध्यान रखना है। हमारा जो एनसीबी है, हमारा डिपार्टमेंट का डीआरआई है, एक डायरेक्टरेट रेवेन्यू इंटेलिजेंस, डीआरआई, और ये एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इसने डार्क नेट में जो नारकोटिक ऑपरेटिव हैं, ड्रग का व्यापार करने वाले लोग हैं, उनके पार्सल्स को ट्रैक किया है, उनके ऊपर केस बुक किया है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने। ठीक है, और ये इसीलिए इसमें न्यूज़ में था। ये काम कर रहे हैं नारकोटिक ब्यूरो, कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज, मेरे डिपार्टमेंट से, पुलिस से, सीबीआई से, सीईआईबी से, अदर इंटेलिजेंस एजेंसी से। और डार्क नेट हमारे लिए एक नेशनल थ्रेट, किसी भी नेशन के लिए ग्लोबल थ्रेट, सब कुछ इसमें हो सकता है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एक विशेष ऑर्गेनाइजेशन है जो नारकोटिक्स के व्यापार पर, ड्रग्स के व्यापार पर नियम रखने का कोशिश करता है। वो है हमारा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। अगले टॉपिक पे चलते हैं। ये सब और इसके बारे में जानकारी अगर पढ़नी हो तो पढ़ लेते हैं। डाटा लोकलाइजेशन, डाटा लोकलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है। डाटा लोकलाइजेशन एक सिंपल साधारण सी बात है कि हमारा मतलब इसका सबसे पहले आरबीआई ने दिशा निर्देश दिए हैं कि जितने पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो डाटा को लोकलाइज करेंगे। लोकलाइजेशन का मतलब है कि हमारा जो डाटा है, हमारे कंट्री के लोगों का डाटा है, वो देश के अंदर ही रहना चाहिए, देश की सीमाओं के अंदर ही रहना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? क्यों नहीं जाना चाहिए? नेशनल सिक्योरिटी। हाँ, इसमें बड़े सारे इश्यूज हैं। देखो, कभी कभी ऐसा होता रहा है कि देश आपस में लड़ते रहे हैं, कोई भी कारण हो सकता है। कल मान लीजिए इंडिया यूएसए का युद्ध हो जाए और अमेरिका इंडिया को एक एनिमी कंट्री घोषित कर दे, दुश्मन देश घोषित कर दे। दुश्मन देश घोषित करते ही अमेरिका अपने देश की जितनी कंपनी है, जितने भी लोग हैं, उनको कह सकता है कि आप दुश्मन से किसी भी तरीके का संचार नहीं करेंगे और जो भी दुश्मन की चीजें हैं वो आप सरकार को देंगे। अब क्या है, गूगल है, फेसबुक है और व्हाट्सएप है और भी जितनी सारी कंपनियां, इन सब के हेडक्वार्टर यूएसए में है। अब अगर किसी पेमेंट गेटवे, अमेजन जितनी कंपनियां हैं, इवन बैंक्स भी हैं, इन्होंने आपकी इंफॉर्मेशन यूएसए में ले रखी है। यूएसए कह देता है कि इन सब के बैंक के खाते को बंद कर दो, तो हमारे देश में बैंकिंग सिस्टम क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, एक सेकंड में बंद हो जाएगा। एक बटन दबाते ही हमारे जितने भी बैंक्स हैं
कोई बैंक आपको एक नया रुपया नहीं देगा, क्योंकि बैंक के पास कोई जानकारी नहीं है आपके खाते में पैसे कितने हैं। उसे पता, भाई आप अगर बैंक में पैसा निकालने गए, आपके खाते में 10,000 रुपया है, अब बैंक को पता तो चलना चाहिए कि आपके खाते में 10,000 रुपया है। अब है ही नहीं 10,000 रुपया उसके खाते में, उसके कंप्यूटर में दिखाई नहीं रहा, तो आपको देगा ही नहीं कुछ भी। और ये सारा डाटा कहाँ पर है कि आप किस आदमी के बैंक में कितना पैसा है, कौन आदमी कहाँ रहता है, ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ पर है? यूएसए में। उसने बंद कर दी, आपका बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। ऐसे ही और तमाम सिस्टम है। गूगल आज के समय में मुझे सबसे पावरफुल फोर्स दिखाई देती है। अगर गूगल चाहे, फेसबुक चाहे, दूसरे नंबर पर फेसबुक है, हमने इसकी बात भी की थी कि गूगल फेसबुक चाहे तो किसी भी देश को, बड़े बड़े देशों को, मतलब एक देश नहीं, कई 50 सैकड़ों देशों को 2 मिनट के अंदर में तबाह कर सकते हैं। इतनी इंफॉर्मेशन, इतना डाटा उनका हमारा जो डाटा है उनके पास है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए ये एक इनिशिएटिव सभी देशों का चल रहा है कि हमारे देश के जो रेजिडेंट हैं उनका डाटा यहीं रहना चाहिए। आरबीआई ने 2018 में इस तरीके के दिशा निर्देश जारी किए थे पेमेंट सिस्टम डाटा के बारे में, और अदरवाइज भी ये पूरी कोशिश चल रही है कि देश के अंदर में हमारा डाटा रहना चाहिए, डाटा मिररिंग होनी चाहिए। डाटा मिररिंग, डाटा मिरर क्या होगा? मतलब डाटा की कॉपी यहाँ रहनी चाहिए। कॉपी, यस, वेरी करेक्ट, फोटोकॉपी सर। तो इस तरीके के कई कानून भी दुनिया भर में बन रहे हैं। सब देश आज इस बारे में कंसर्न हैं। क्लैरिफाइंग लॉ फुल ओवरसीज यूज ऑफ डाटा, ये यूएसए का एक्ट है, क्लाउड एक्ट है। जीडीपीआर यूरोप का है, जीडीपीआर है यूरोपियन यूनियन का। इंडिया ने भी अपना कुछ बिल डाटा प्राइवेसी को लेके इंट्रोड्यूस किया है, अभी शायद पास नहीं हुआ है, इसकी भी हम बातें चल रही हैं। तो सभी देश आज के समय में अपने डाटा प्राइवेसी को लेके कंसर्न हैं और वो चाहते हैं कि डाटा लोकलाइजेशन होना चाहिए। ठीक है, तो हमें डाटा को लोकली स्टोर करना है, यही कहलाएगा डाटा लोकलाइजेशन। चलो ये लास्ट टॉपिक कर लेते हैं, फिर आज क्लास खत्म कर देंगे। ठीक है, पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल, ये क्या होगा जी? पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल। सर ये जो डाटा हमारे देश से बाहर जा रहा था उसको रोकने के लिए ये बिल लाया गया था 2018 में। वो तो हो गया डाटा लोकलाइजेशन। इस डाटा पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन में अंतर है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, उससे है तो डाटा से संबंधित, पर ये स्लाइटली डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे है? आपने कोई इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर की, आपने मेरे साथ ही लेट्स से हमने आपसे एप्लीकेशन फॉर्म भरवाया, आपकी कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन ले ली और उस पर्सनल इंफॉर्मेशन का कुछ इलीगल यूज कर दिया, आप क्या करोगे? जो मुझे नहीं करना चाहिए। लेट्स से मैंने मतलब कोचिंग के चलते मेरे पे एलिगेशन आप लोग लगा सकते हो, जैसे हम ऐसा नहीं करते, पर ऐसा किया जा सकता है। हम लोग बहुत जगह फॉर्म और ये सब चीजें भरते हैं, कोई हमसे फोन नंबर मांगता है। इसका हम एक चीज इसमें हम ये देख सकते हैं, जब हम अपने 12th के बाद में कोई भी पेपर भरते हैं, मतलब ऐसे नॉर्मली एग्जाम देते हैं, तो क्या करते हैं कॉलेज वाले हमें कॉल करते हैं, कहते हैं कि हम इस कॉलेज से बोल रहे हैं, आप हमारे कॉलेज में आए। तो ये एक डाटा तो वो क्या करते हैं, आज की तारीख में क्या होता है, बहुत से लोग ये काम करते हैं, वो आपसे फ़ोन नंबर वगैरह, आपके फ़ोन नंबर, ईमेल, नाम, ये सब कलेक्ट कर लेंगे और उस इंफॉर्मेशन में मान लो उन्होंने 10,000 20,000 लोगों की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, उस इंफॉर्मेशन को फिर वो आगे बेच देते हैं कंसर्न आदमी को। जैसे आप आईएएस की तैयारी करते हो तो वो आईएएस के कोचिंग सेंटर्स को बेच देंगे। कॉलेज में जाते हो तो कॉलेज वालों को आपकी इंफॉर्मेशन बेच देंगे। आप कुछ खाते पीते हो तो उन रेस्टोरेंट्स को आपकी इंफॉर्मेशन दे देंगे, बेच देंगे। अब आप क्या कर सकते हो ऐसे केस में? आपके पास कोई अधिकार है? अगर किसी ने आपसे इंफॉर्मेशन, लेट्स से मैंने ये काम कर दिया, मैंने भेज दिया आपकी इंफॉर्मेशन, आप क्या करोगे? सर निजता का अधिकार, इधर मत जाओ यार, मेरे को क्लास खत्म करनी है,
2-3 मिनट में खत्म करना चाहता हूँ। तो मुझे ये बताओ, अगर मान लो हम आपकी डाटा इंफॉर्मेशन बेच दें तो आप क्या करोगे? कुछ कर सकते हो? सर कंप्लेंट करनी पड़ेगी और उसके लिए सर यूएस जाना पड़ेगा। यूएस जाना पड़ेगा? नहीं, वो सब तो जी खैर सर। बाद में कर लेना। एक्चुअली आज की तारीख में हम लीगली बहुत एक्शन ले नहीं सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। ऐसा कोई कानूनी प्रावधान है ही नहीं, क्योंकि सबसे पहली चीज कानून होना चाहिए ना भाई। मैंने आपकी इंफॉर्मेशन बेच दी, मैंने पैसे उससे कमा लिए, आपको मुझसे ग्रीवियांस है, आप कहेंगे कि साहब मैंने तो ये इंफॉर्मेशन इस चीज के लिए नहीं दी थी, आपने क्यों बेची? मैं कहूंगा कि बेच दी मैंने, आपको जो करना है कर लो। आप कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि कोई कानून नहीं है। पर अगर एक कानून बना दिया जाए कि भाई जो इंफॉर्मेशन जिस आदमी ने जिस पर्पस के लिए ली है वो उसी के लिए इस्तेमाल करेगा। मैंने आपको बोला कि मैं आपको कोचिंग के लिए इंफॉर्मेशन ले रहा हूं, तो मैं कोचिंग के लिए ही उसी से संबंधित चीज के लिए संपर्क कर सकता हूं, उस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल कर सकता हूं। अगर मैं किसी और तरीके से उसको कुछ भी मिसयूज करता हूं और आपको उससे कुछ शिकायत होती है, तो एक कानून होना चाहिए जो उस व्यक्ति को सजा दिला सके कि भाई आपको वो इंफॉर्मेशन इसलिए नहीं दी थी आपको कि आप मेरी इंफॉर्मेशन को आगे किसी और को बेच दो और मुझे परेशान करवाओ। तो इस चीज को लागू करने के लिए एक लीगल फ्रेमवर्क की जरूरत है, कानून की जरूरत है, और उसी के लिए डाटा प्रोटेक्शन बिल आवश्यक है। इसके अलावा भी कई सारे एस्पेक्ट हैं। हमारा जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का है, उसका सेक्शन 43A हमारे को कुछ बुनियादी सुविधाएं देता है, ठीक है, कुछ बुनियादी प्रोटेक्शन देता है, पर वो एडिक्वेट नहीं है। वो बताता है कि आपकी मेडिकल हिस्ट्री, बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन वगैरह नहीं बेची जा सकती। इसके अलावा हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु विशेष रूप से अलग से कोई इस मामले में कानून नहीं है। इस कानून को BN कृष्णा की कमेटी के द्वारा बनाया गया है प्रोटेक्शन लॉ के लिए, और इसमें ठीक है किसी भी व्यक्ति की जो आइडेंटिटी होती है, इंफॉर्मेशन का दो नेचर होता है, पर्सनल इंफॉर्मेशन, नॉन पर्सनल या इम्पर्सनल इंफॉर्मेशन। कुछ ऐसी जानकारी होती है जिसका कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे केवल ये जानना है कि मेरी क्लास में कितने बच्चे BA हैं। इस इंफॉर्मेशन का कोई इम्पैक्ट नहीं है। लेट्स से मेरे पास 100 बच्चे हैं, 100 में से 30 BA हैं, 20 BTech हैं, 50 BCom है, इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन है। ये इम्पर्सनल इंफॉर्मेशन है। परंतु कौन सा बच्चा BA है, ABCD बच्चा BA है XYZ बच्चा BA है, ये इंफॉर्मेशन इम्पर्सनल है। किसकी क्या डेट ऑफ बर्थ है, फोन नंबर है, ये सब पर्सनल इंफॉर्मेशन है, और ये इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की जानी चाहिए। ये इस कानून का प्रावधान है। इसके अलावा भी जो अदर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, उसकी हेल्थ से रिलेटेड किसी भी इस तरीके की पर्सनल इंफॉर्मेशन, वो इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्रिटिकल पर्सनल डाटा का वो है कि ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन है जो अदर पर्पज से यूज हो सकती है, जनरल पर्सनल इंफॉर्मेशन है। कहाँ कहाँ ये लागू होगा, ये कानून कहाँ लागू होगा? ये कानून ऐसी कंपनियों पर लागू होगा जो भारत में बनाई गई हों, ऐसी कंपनियों पर लागू होगा जो विदेश की कंपनियां हों और हमारे देश के लोगों की इंफॉर्मेशन के साथ डील करती हैं। तो ये हमारा क्लियर कट एजेंडा है कि हमें जो है अपने डाटा को प्रोटेक्ट करना है। ये सब चीज़ें, सेफ गार्ड, डाटा इंक्रिप्शन, अदर चीज़ें हमें यहाँ पर रखनी है, ठीक है। और ये हमारा अधिकार होना चाहिए कि हमारी इंफॉर्मेशन को कैसे इस्तेमाल किया जाए। एक और ये सवाल है राइट टू फॉरगॉटन, ये याद रख लेना, मेरी समझ से ये सवाल आ सकता है, ये बड़ा राइट टू बी फॉरगॉटन, ये क्या होता है, क्या किस तरीके का अधिकार है ये? सर कोई एक्टर ने शायद राइट टू बी फॉरगॉटन का वो केस भी बहुत सही किया है। बात है, ये केस भी किया है किसी ने, शायद कोई ये बिग बॉस वगैरह वाला कोई आदमी था, मैं भी न्यूज पढ़ रहा था तभी मुझे ये ध्यान आया। तो ये क्या होता है राइट टू बी फॉरगॉटन? सर डाटा इरेज। सर कोई भूल जाए किसी को, मतलब वो पहले फेमस था लेकिन बाद में वो सब से भूल जाए। राइट टू फॉरगॉटन का मतलब ये है, हम लोग जब इंटरनेट यूज करते हैं तो हमें एक बात का एहसास नहीं होता कि हम डिजिटल फुटप्रिंट बनाते हैं। डिजिटल फुटप्रिंट समझते हो? हम अपने चिन्ह छोड़ते जा रहे हैं। आपने अभी कोई मैसेज किया, किसी को कुछ लिख दिया,
किसी को गाली गलौज भी आप लोग व्हाट्सएप फेसबुक पर भी लड़ाई झगड़ा करते हैं, फोटो भेजते हैं, वीडियो भेजते हैं, ठीक है, और बहुत सारी कहानियां हो सकती हैं, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। आप लोग यंगस्टर्स हो, आप ज़्यादा अच्छे से समझते हो इस बात का मतलब क्या है। अब यहाँ दिक्कत ये होती है, आपने एक फेसबुक प्रोफाइल बनाया, आज आपके किसी XYZ बंदे व्यक्ति के साथ संबंध है, आपके जो भी अच्छे रहे आपने उस सबको डाल दिया, 5 साल बाद वो संबंध किसी कारण से टूट गए, 5 साल बाद वो संबंध अगर टूट गए और तब आपके ये जो कमेंट्स जो आपने फेसबुक पे डाल के छोड़ दिए, जो फोटो आपने डाल के छोड़ दिए, ये बड़े खतरनाक हो सकते हैं, या कम से कम आपके लिए प्रॉब्लम का कारण बन सकते हैं आपके अगले किसी भी रिश्ते में। तो आपके पास ये अधिकार होना चाहिए, राइट टू बी फॉरगॉटन, कि आपने जो कुछ डिजिटल इम्प्रिंट छोड़े हैं पब्लिक डोमेन में, उनको खत्म भी किया जाना चाहिए। किसी फेसबुक एक्टर का कोई इशू हुआ, वो इशू सारे इंटरनेट में फैल गया, उसे वहां से हट जाने का भी कुछ स्कोप होना चाहिए। 2 साल बाद, 5 साल बाद, 4 साल बाद वो उसे हटाए जाने का, वहां से खत्म कर दिए जाने का भी स्कोप रहना चाहिए, अन्यथा लोगों की जिंदगी बड़ी मुश्किल होती जाएगी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है राइट टू बी फॉरगॉटन। इसी के साथ मैं अपनी आज की क्लास को समाप्त करता हूँ। ठीक है, और इम्पोर्टेंट चीज डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी एग्जामिशन, ठीक है, बाकी ठीक है, कल अगले देखेंगे यहाँ से 3D प्रिंटिंग। ठीक है, चलें तो आज की क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू सर। यस सर, थैंक यू सर। बाय बाय।